Hello dear future doctors, welcome to you at your popular med and tutti educational channel. Dear students, हम लोग कार्बन में कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं। कार्बन एंड कंपाउंड, जैसा कि क्लास 10 के लिए मैंने पहले बताया था कि दिस ईयर सिलेबस रिवाइज हुआ है और जो सबसे बड़ा चेंज सीबीएसई सिलेबस में हुआ है वो इसी चैप्टर में हुआ है, कार्बन एंड कंपाउंड में हुआ। कार्बन कंपाउंड के बेसिक जो टॉपिक्स थे, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, उनको लगभग सॉर्टेड आउट कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया है। इसके लिए अब पॉसिबिलिटी बन जाती है कि जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाए। ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों से क्वेश्चंस, अब जैसे पहले नोमेनक्लेचर आता था, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आता था, तो फंक्शनल ग्रुप को लगभग एलिमिनेट कर दिया गया है। अब आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जो क्वेश्चन रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन से आएगा। नो डाउट आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अच्छा ये बताइए कार्बन की इतनी अधिक कंपाउंड क्यों है। ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि कार्बन आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है, कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है। ये क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन है दिस ईयर के। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बताइए कि जो आपको एलपीजी है, सीएनजी है, इनका मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन सा गैस है या कौन सा गैस किस क्वांटिटी में है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए मीथेन गैस किस गैस का मेजर कंपोनेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इस बार तैयार रहिएगा। इस बार की दिस ईयर की स्ट्रैटेजी कुछ अलग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल्स नहीं चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस के भरोसे है। सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम किया है। दिस इज ऑल्सो गुड एज वेल एज बैड। ओके, तो चलिए आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आज जो हम मेन क्वेश्चन बात करेंगे कि व्हाई कार्बन कांट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। रीजन एक्सप्लेन करेंगे, रीजन समझने का करेंगे बिहाइंड फॉर्मिंग कोवैलेंट कंपाउंड बाय कार्बन। लास्ट क्लास में हम लोग बॉन्डिंग की बात किए थे, आयनिक बॉन्ड की बात की थे, कोवैलेंट बॉन्ड की बात किए थे, कार्बन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, हाँ ये भी एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन 1 मार्क्स में कि कार्बन की वैलेंसी बताइए। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। कार्बन की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट की, तो 1s2 2s2 2s2 2p2 याद रखिएगा। 2s2 कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन कौन कौन सा बॉन्ड बना सकता है, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कल हम लोग डिस्कस किए थे, कोवैलेंट बॉन्ड की बात किए थे ना। चलिए आज हम बात करेंगे कि कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड क्यों बनाएगा, कार्बन आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाएगा। चलिए बात यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन की अगर बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कीजिए तो करेंगे 2 4, दैट इज 1s2 2s2 2। इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। और आप पढ़ चुके हैं कि हर एलिमेंट अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटरमोस्ट ऑर्बिट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। 8 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटरमोस्ट ऑर्बिट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना। बेरिलियम जो सिंपल सा कंपाउंड है वो क्या करेगा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। कार्बन भी चाहेगा कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो। अब कार्बन के पास 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है, इधर कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि पंगा 4 इलेक्ट्रॉन का ही है, तो इधर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर C4+ आयन बना ले, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। 2 ही पॉसिबिलिटी है इसके पास, या तो लूज करे या गेन करे। आयनिक कंपाउंड की केस हो रही है। हालांकि मैंने कहा था ना कि कार्बन की जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की 2 पॉसिबिलिटी होती है, आइदर लूज या गेन इलेक्ट्रॉन करके, आइदर कोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड।
तो हम बात करें आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाएगा। तो आयनिक कंपाउंड के लिए दो पॉसिबिलिटी, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। चलिए अब बात करें इनकी थोड़ा सा न्यूक्लियस की। तो इनके न्यूक्लियस में क्या है, इनके इसके न्यूक्लियस में क्या है, 6 प्रोटॉन है और आपको 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और वो 6 इलेक्ट्रॉन। अब सपोज कीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे, तो कह रहा है क्या कि टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इट हैव टू आइदर लूज आइदर 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है कि यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या चाहिए, आपको पहले एनर्जी दीजिएगा, उस एनर्जी क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तब तो वहां से स्केप करेगा। यानी जो इनका न्यूक्लियर बॉन्ड है, इंटर न्यूक्लियर बॉन्ड है, वो बॉन्ड टूटे, है ना। ये देखिए इसकी बात करते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन खो दे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो पहले तो सवाल है कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और अगर आप उतना एनर्जी देंगे तो आपका ये जो एटम है अनस्टेबल हो जाएगा। अगर इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस एक्सप्लोज कर जाएगा। करा इफ कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट C4+ ion, it require enormous, extremely large amount of energy to lose 4 electrons, leaving behind carbon with 4 proton and 2 electron। यानी कहा जाए कि यदि आप इसको इनॉर्मस एनर्जी दीजिएगा, तो क्या, पहले तो उतनी एनर्जी अगर दीजिएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, यानी एक्सप्लोड कर जाएगा, न्यूक्लियस एक्सप्लोड कर जाएगा। सिंपल सी बात जान लीजिए, उतना एनर्जी दीजिएगा तो एक्सप्लोड कर जाएगा। या अगर आपने दे भी दिया तो क्या हो जाएगा कि इस पर टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल पॉजिटिवली चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 4 है, 6 है, नेगेटिव चार्ज 10 है। इस कंडीशन में ये आयनिक कंपाउंड बैलेंस नहीं बना पाएगा, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करता। अब कह रहा है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है C4- आयन, तो कह रहा है ये पॉसिबल नहीं है कि 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल ले। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के आयन को, चार्ज को नहीं संभाल पाएगा। इस कंडीशन में भी ये एटम एस्टेब्लिश एटम नहीं रह पाएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं मेंटेन कर पाएगा। दैट्स वाई। तो इसका आंसर क्या देंगे, एक्सप्लेनेशन तो इतना होगा, इसका सिर्फ लिखेंगे इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू गेट C4- आयन, it will not be possible for proton to hold electrons, 10 electrons. It will not be possible for 6 proton to hold 10 electrons. अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएगा। इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव देम 4 इलेक्ट्रॉन। सेकंड केस, इफ इट इज लूजेज 6 इलेक्ट्रॉन, if it is loses 6 electron to get C4+ ion, it require extremely high amount of energy, and if such high amount of energy would be given to the atom, it will be unstable, means ये रेडियो एक्टिव कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेडियो वो कार्बन आपका डीके कर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉसिबल क्वेश्चन है
कि वाई कार्बन डजंट फॉर्म इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड इनके लिए इजी होगा और इलेक्ट्रॉन को शेयर करना इजी होगा। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बहुत सी चीजें कल हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ outermost orbit, representation of electrons of outermost orbit of an atom or ion using dot is known as electron dot structure, proposed by Lewis। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था? proposed by Lewis। इसी कारण इसे लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसे लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं या लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस ने प्रपोज किया था, इसीलिए इसे लेविस स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। है क्या कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ outermost orbit of an element using dot is known as electron dot structure। इट मीन्स outermost orbit के इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कुछ एलिमेंट्स का देखें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन के outermost orbit में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर H। हाइड्रोजन, हीलियम का हीलियम H। हीलियम, मैग्नीशियम, Mg, इनके outermost orbit में 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम, outermost orbit में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके outermost orbit में 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी कर सकते हैं या मैग्नीशियम का Mg, ये भी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम AA, फास्फोरस, एक सिलिकॉन, outermost orbit का 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। कार्बन, outermost orbit 4 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस, outermost orbit का 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5। फास्फोरस। आगे बात करते हैं सल्फर, outermost orbit 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर 2 4 5। सल्फर। क्लोरीन, outermost orbit 7 इलेक्ट्रॉन। 2 4 6। These are some of electron dot structure of some of the elements जो हमें ध्यान। ठीक है, अब इस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, आगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की अभी और बात करेंगे। बट इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि पॉसिबल है इस बार। सीबीएसई एनसीईआरटी बुक के देखें तो सिर्फ एक लाइन एनसीईआरटी ने लिखा है कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ
मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज मीथेन। एक ये क्वेश्चन एक लाइन लिख दिया है क्या कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड compressed natural gas CNG। यहाँ पर दो प्रोबेबल क्वेश्चन है। एक का क्या CNG का फुल फॉर्म क्या है? CNG का फुल फॉर्म तो CNG का हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ से कुछ और फुल फॉर्म एक्सपेक्टेड है जो कि याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दूसरा हो गया LPG। LPG क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दूसरा है LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एक और बन सकता है आपका PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस। तो ये आप बेसिक इलेबोरेशन याद रखिएगा इनका। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG और पाइप्ड नेचुरल गैस। अब इनके बारे में थोड़ा सा इनकी कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन की बात करते हैं हम लोग एक एक करके कुछ गैसेस जो कि आपके NCERT बुक से रिलेटेड है और CBSE बोर्ड में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, चूंकि इस बार सिलेबस में मेजर रिसफलिंग हुआ है, दैट्स वाई बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे जो अनटच्ड थे, वो इस बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। आई एम अगेन सेइंग पॉसिबिलिटी है। पहली बात करते हैं बायोगैस। देखिए बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, इन दोनों पर की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इन पर इनके पूछे जाने की, और LPG की। तो बायोगैस की कंपोजिशन क्या है? इसमें मीथेन है 50 to 75%। कंपोजिशन की बात हो रही है। मेजर कंपोनेंट याद रखिएगा, मीथेन है 50 to 75%। इसके बाद हो गया नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा मेजर कंपोनेंट है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन हो गया CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका वेरी करता है 25 to 50%। 25 to 50%। कभी कभी यही दोनों आ जाता है, बट सिर्फ इतना से ही काम नहीं चलता है। इनके अतिरिक्त आ जाता है इसमें नाइट्रोजन। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा बायो सब्सटेंस क्या क्या आप सड़ाकर डिकम्पोज करके बनाए हैं, क्या क्या आप डिकम्पोज करके बनाए हैं, इस पर वैरी करता है इनकी कंपोजिशन। तो नाइट्रोजन आ जाता है आपका 0 to 10%। आ गया हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी रहती है। हाइड्रोजन H2, इनकी पॉसिबिलिटी है 0 to 1%। इनकी पॉसिबिलिटी 0 to 1%। और दूसरी पॉसिबिलिटी एक और रहती है, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S, इनकी पॉसिबिलिटी 0 to 2%। आपको ये ध्यान रखना है कि बायोगैस का मेजर कंपोनेंट क्या है? मीथेन 50 to 75%। ये ज्यादा याद रखिएगा, मीथेन 50 to 75%। और कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इनके
मेजर कंपोनेंट है। अब अगले गैस की हम बात करते हैं जो एनसीईआरटी में जिक्र किया है ना, वो हम आगे बात करेंगे हम एलपीजी की। एलपी गैस, एलपीजी क्या हो गया? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मेजर कंपोनेंट है पहला प्रोपेन। प्रोपेन आगे पढ़ेंगे, प्रोपेन होता है C3H8। प्रोपेन इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी 36.3%, 36.5%, 36.3%, सॉरी। प्रोपेन। नॉर्मल ब्यूटेन C4H10। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन हम इनकी भी बात करेंगे आगे। नॉर्मल ब्यूटेन 62.3%, नॉर्मल ब्यूटेन 62.3%। इसके अतिरिक्त इसमें पाया जाता है कुछ मात्रा इथेन C2H6। इथेन C2 H6 इथेन, ये है 0.9%। और इनकी कुछ ट्रेसेस है नॉर्मल पेंटेन C5H2। इसकी भी क्वांटिटी लगभग अबाउट 0.5%। ये कंपोजिशन है आपका एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की। इसका मेन कंपोनेंट क्या हो गया? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन मेजर कंपोनेंट है। इसके अतिरिक्त इसमें इथेन भी रहता है, नॉर्मल पेंटेन रहता है और कुछ क्वांटिटी में आइसोब्यूटेन भी आ जाता है। चलिए, एलपीजी की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं सीएनजी की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आज के डेट में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, बॉम्बे, दिल्ली में बसें इसी से चलाई जाती है। इसका मेजर कंपोनेंट है मीथेन। अगेन मेजर कंपोनेंट मीथेन। सबसे बड़ा मेन यही समझिए, ये है 94.5%, 94.5%। इथेन C2H6, यह है 2.25%। इथेन। फिर आ गया प्रोपेन C3H8, ये हो गया 0.03%। ब्यूटेन C4H10, ये हो गया 0.03%, नहीं 0.25%, 0.25%। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन आपका है 0.44%। एंड अदर गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये है 2%। ये कंपोजिशन आपका हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की। मेजर कंपोनेंट मीथेन, इथेन। अच्छा, अब एक चीज और जान लीजिए कि ये जो गैसेस हैं इसमें सब में सेचुरेटेड ही लिया जाता है। आगे बात करेंगे सेचुरेटेड कंपाउंड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड, डिटेल में पढ़ाएंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी यहीं से बन जाती है। तो आपने देखा है कि ना तो एलपी गैस धुआं करता है, ना सीएनजी से चलने वाली वाहन धुआं करती है, ना बायोगैस धुआं करता है। तो इसीलिए कि जो आपका मेजर कंपोनेंट सब में एल्केन होता है,
और ये सेचुरेटेड कंपाउंड होता है, ये कंप्लीट इनका कंबसन होता है, इनका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा हीट एनर्जी भी देता है और ये बहुत कम मात्रा में रेसिड्यू छोड़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप द वीडियो वॉचिंग and also let your friends to visit our channel so that they got equally benefited. Thank you.